इससे पहले आप लोगों का 9 पार्ट तक हुआ है जिसमें हम लोग 247 नंबर सवाल तक का डिस्कस किया। आज स्टार्ट करेंगे 248 नंबर का। तो 248 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपया अधिक मिला है तो बताइए बी का वैल्यू कितना होगा। तो जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे देखिए ना 3 राज्य है ए, बी, सी। तीनों राज्यों में कुछ राशियों को वितरित किया गया 2:3:4 के अनुपात में। तो राशि वितरित किया है 2:3:4 के अनुपात में वितरित किया। अब क्वेश्चन आगे बोला है कि राज्य ए को सी को ए से 400 करोड़ रुपया अधिक मिला है। देखिए गौर करिएगा, यानी सी को ए से 400 करोड़ अधिक मिला। ये 400 करोड़ जो है सी को ए से कितना अधिक मिला इसको दर्शाता है। तो हम लोग अनुपात में जानेंगे कि सी को ए से अनुपात में कितना अधिक मिला। तो सी को ए से अनुपात में 2 अधिक मिला, लेकिन संख्या में इसको इससे 400 करोड़ अधिक मिला। तो ये 400 भी ये दर्शाता है कि सी को ए से कितना अधिक मिला। अनुपात 2 भी यही दर्शा रहा है कि सी को ए से कितना अधिक मिला। तो अनुपातिक डाटा को संख्यात्मक डाटा के बराबर कर देंगे हम लोग। यहां से देखिए अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 से भागा होगा तो हो जाएगा 200 करोड़ रुपया। बोला बी को कितना मिला होगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200 करोड़, अनुपात 3 का वैल्यू हो जाएगा 600 करोड़ रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये तो 249 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है यदि 13,500 रुपया 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 12.5% की दर पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता मूल्य क्या होगा। परिपक्वता मूल्य मतलब होता है सर मूलधन और ब्याज जोड़कर कितना होगा, यानी हम लोगों से मिश्रधन पूछा है। सबसे पहले तो आप लोग जानते होइएगा कि 2 वर्षों के केस में प्रतिशत एसआई बराबर होता है रेट गुना टाइम। रेट दिया है सर हम लोगों को 12.5%। अब बोला 2 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना, तो गुना कर देंगे 2। तो 2 वर्षों में आपको ब्याज मिलेगा 25% का। 25% का आपको ब्याज मिलेगा और जो भी आपने धन लगाया था वो पहले से 100% है। अब 25% का ब्याज मिलेगा, यानी 2 साल के बाद धन हो जाएगा मूलधन का 125%। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हम लोगों से परिपक्वता मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन यानी मूलधन और ब्याज जोड़कर कितना होगा। आपने धन लगाया था 13,500 रुपया और ये जो धन आपने लगाया ये 100% है। कोई भी चीज 100% पहले से होता है। आपको 25% का ब्याज मिलेगा, यानी आपका धन कितना हो जाएगा 100% पहले से है 25% ब्याज, यानी मूलधन का 125% हो जाएगा। जरा सा गौर करिएगा, इसका 125% उड़ेगा नीचे डबल जीरो काट दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हो जाएगा 16,875 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये 250 नंबर का सवाल सुनिएगा। डाटा है हम लोगों के पास 21235473524 डेटा रेंज ज्ञात करिए। रेंज के लिए सर हमने एक वीडियो पहले से बना दिया है माध्यमाधिका बहुलक का, वहां से आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहां समझना है तो समझिएगा। दोस्तों रेंज पूछा, रेंज मतलब होता है दिए गए आंकड़ों में जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है दोनों का अंतर ही रेंज को दर्शाएगा। तो जरा सा गौर करिएगा 250 नंबर में रेंज निकालना है। रेंज मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी देखिए इसमें सबसे बड़ा 7 है और सबसे छोटा देखिए 1 है, दोनों का अंतर होता है 6, यानी रेंज हो जाएगा 6। ठीक है, सवाल सुनिएगा 251 नंबर का। बोला है वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो व्यास ज्ञात करिए। गौर करिएगा सर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, व्यास पूछा आप लोगों से। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी वृत्त के क्षेत्रफल को दर्शाता है और क्वेश्चन बोला वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, ये भी वृत्त के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। तो हम लोगों ने क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर दिया। पाई का मान होता है 22/7।
गुना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। यहां से जरा सा गौर करिए, 11 से कटेगा 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 × 2 = 22, इसको काटिएगा तो 28 मरतबे कटेगा, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 × 7। ये सर इधर गुना होगा तो आर बराबर, जब इसका वर्गमूल आर बराबर हो जाएगा √28 × 7 और वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 14 मीटर, यानी रेडियस निकल गया 14 मीटर। बोला व्यास कितना होगा, तो व्यास तो जानते हैं त्रिज्या का द्विगुना होता है, यानी यहां से व्यास बराबर हो जाएगा 2r मतलब हो जाएगा 2 × 14 मीटर, यानी हो जाएगा 28 मीटर, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सर? अगले सवाल सुनिएगा 252 नंबर का। बोला 48, 92 तथा 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। महत्तम समापवर्तक मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो दिए गए तीनों डाटा को पूर्णतः काट दे। जैसे एक तो पूर्णतः काट देता है तीनों को, 2 भी पूर्णतः काट देता, क्या 2 से बड़ा भी ऐसा कोई है जो तीनों को काट दे? हाँ, तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो तीनों को काट दे। और ये बच्चों वाली बात है, आप लोग समझ रहे होइएगा। तो एचसीएफ का डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पर 252 नंबर में। यहाँ पे बोला 48, 92 और 140 का एचसीएफ कितना होगा। जब आपके इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगले सवाल सुनिएगा 253 नंबर का। बोला है x एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है और y उसी काम का 12.5% एक दिन में समाप्त करता है। बोला यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। गौर फरमाइएगा सर जरा सा। यहाँ पे बोला x एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है y। x का डाटा दिया हम लोगों को और y का भी डाटा दिया। बोला x 25% काम को एक दिन में करता है। ए भैया 25% एक दिन में करता है, 1% कितना दिन में करेगा? 1/25 दिन में करेगा। 100% कितना दिन में करेगा? 100% मतलब पूरा काम कितने दिनों में? 100 से इधर गुना किया आपने तो 100 से इधर भी गुना करिए, यानी कितना दिन में करेगा? ये 4 दिन में करेगा पूरा काम। अब देखिए y के बारे में बोला y 12.5% काम को एक दिन में करता है, तो हम ये जानना चाहेंगे y पूरा काम कितने दिनों में करेगा। गौर करिए, ये 12.5% काम एक दिन में करता है तो पूरा 100% काम इसी प्रकार से निकालिएगा तो 1/12 गुना हो जाएगा 100। कटवाइएगा इसको तो 8 दिन में। हम लोगों को पता चल गया x अकेले करेगा तो पूरा काम 4 दिनों में करेगा, y अकेले करेगा तो पूरा काम अकेले 8 दिनों में करेगा। अब बोला दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में, तो इसका फॉर्मूला है x + y मिलकर कितने दिनों में, तो फॉर्मूला है AB/A + B, यानी इसका डे AB दोनों का डे है, ये हो जाएगा 4 × 8 बटे और दोनों का योग हो जाएगा 12। 4 × 12, अब भागा दीजिएगा इसको तो 3 दूना 6 और 2 3 6 के 18, यानी आंसर हो जाएगा 2.66 दिन। ये ट्रिक है सर। अगर बोले ये इतने दिनों में पूरा काम करता है और y इतने दिनों में पूरा काम करता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में AB/A + B दिन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा। अगला है आपका 254 नंबर का। बोला है एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपया में बेची गई, यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। जैसा गौर करिएगा, बोला 25% छूट हो तो कितना बेचना पड़ेगा। जैसा गौर करिएगा यहाँ सर, यहाँ पर देखिए 20% छूट हुआ, 20% छूट हुआ तो कोई भी अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। जब 20% छूट हुआ यानी 80% पर बिका होगा। जैसा गौर करिएगा 80% पर बिका, लेकिन बिका कितना में? 2400 रुपया में। सर अगर 1% में बिकता तो हो जाता 2400/80 रुपया में। अब क्वेश्चन बोला कि यदि 25% छूट हो तब विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। ए भैया 25% छूट दीजिएगा मतलब 75% पर न बेचिएगा, 1% में बेचिएगा तो इतना मूल्य होगा, अब 75% में बेचिएगा तो कितना, यानी 75% का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 2400/80 गुना हो जाएगा 75, ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 15 7 × 21 1 22, यानी 2250 रुपया तब विक्रय मूल्य होगा। सिंपल है, बहुत आसान है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग।
तो आइए 256 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। बोला है यदि एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती तो वह उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता था। तो तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करें। जैसा बोर्ड पे देखिएगा, ग्राफ के माध्यम से समझिए। देखिए 256 नंबर का सवाल है। बोला है एक आदमी 40 के चाल से चल रहा है। तो मान लीजिए सर ये 40 के जो चाल से चला, यहां से स्पीड है इसका 40 किलोमीटर पर आवर। बोला है कुछ दूरी तय करता है, तो चाल से चल रहा है, मान लीजिए कि आप 1.5 किलोमीटर दूरी सफर किया, कुछ समय लगा इसको। आगे देखिए एक दूसरा बोला है, बोला यदि चाल इसका 16 किलोमीटर पर आवर अधिक होता, अभी तो चाल 40 है, 16 किलोमीटर पर आवर अधिक होता तो चाल कितना होता, 56 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका चाल 56 किलोमीटर पर आवर हो तो बोला उतना ही समय में, यानी जितना समय में यहां से यहां तक दूरी तय करता है उतने ही समय में यहां से इससे 80 किलोमीटर अधिक दूरी सफर कर लेता है। मतलब ये जो है D प्लस 80 किलोमीटर दूरी सफर कर लेता है। कितना समय में? जितना समय में यहां से यहां तक आने में लगा उतने ही समय में यहां से यहां तक पहुंच जाता है। अगर यहां से यहां तक आने में इतना समय लगा तो यहां से यहां तक आने में भी इतना ही समय लगा। यानी कह सकते हैं कि दोनों समयों में अंतर 0 होगा। समझ में आ रहा है सर? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय लगा होगा। दूरी बट्टे 4 करेंगे तो समय निकलेगा, यानी D बट्टे 40 करिएगा तो ये यहां से यहां तक आने में लगा समय को दर्शाता है। और देखिए यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय लगा होगा, अगर दूरी बट्टे हम लोग 4 कर दे तो पता चल जाएगा हम लोगों को कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा होगा। और बोला ना कि ये समय इस समय के बराबर है। ये समय बराबर है, तो दोनों या तो दोनों बराबर है तो ये बराबर कर दीजिए आप। यहां से देखिए कटेगा 5 8 40 और देखिए 8 से कटेगा, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 7 से इधर गुना होगा तो 7D बराबर हो जाएगा 5D प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 पंचे 40, 400। तो देखिए इधर आके घटेगा 2D बराबर हो जाएगा 400 किलोमीटर। यहाँ D बराबर कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। वही हम लोगों से पूछा था कि बताइए दूरी कितना होगा, तो 200 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा 257 नंबर का। बोला है कोस 1110 डिग्री का मान कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा, हम लोगों से 257 नंबर सवाल में पूछा है कॉस 1110 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। हमने सर आप लोगों को कई बार बताया है कि जब भी 360 डिग्री से अधिक वाले का मान पूछे तो 360 डिग्री से भागा देके जो शेष बचेगा उसके जगह लिख दीजिएगा। जब इसमें 360 से भागा दीजिएगा तो 360 दिया होता है 1080, यानी 1080 इसमें से माइनस करिएगा तो आपका बचेगा 30। यानी हम लोगों से cos 30 डिग्री का वैल्यू पूछा, तो जान लीजिए cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा ना वही cos 1110 डिग्री का भी वैल्यू होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। आंसर हो जाएगा सर हम लोगों का √3/2। ठीक है, अगले सवाल सुनिएगा। ये देखिए 258 नंबर का निर्देश दिया है कि 258 से 260 निम्नलिखित पाई चार्ट एक खेत में फलों के पेड़ों का वितरण दर्शाता है। चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। देखिए सर यहाँ पे आपको सभी पेड़ों की संख्या दिया है कि ये इतना परसेंट है, मैंगो इतना परसेंट है। आगे देखिए 258 नंबर के सवाल में पूछा है कि केले का सेक्टर कोण कितना होगा। प्रतिशत को हम लोगों को सेक्टर में बदलना है, बस 360 से गुना कर दीजिएगा, सेक्टर कोण में डिग्री में निकल जाएगा। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे 258 नंबर का सवाल है, बोला केला का सेक्टर कोण। देखिए सर केला परसेंट में 15% पेड़ केला का, इसको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में कैसे बदलेंगे, पहले 15% हटाइएगा, नीचे डबल जीरो आएगा और डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना करना होगा। तो ये जीरो काटेगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से काटिएगा 18 मरतबे, यानी हो जाएगा 54 डिग्री। वही जो प्रतिशत में दिया कितना प्रतिशत पेड़ केला का है, डिग्री में कितना, यानी 54 डिग्री पेड़ केला का है। ठीक है, अगला 259 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला यदि कुल पेड़ 960 पेड़ हैं तो उनमें से कितने आम के पेड़ हैं। गौर करिएगा सर, पूरा सभी पेड़ केला, आम, चीकू, सारा पेड़ मिला के 960 गो पेड़ है।
बोला बताइए उसमें आम का पेड़ कितना होगा, तो परसेंट में आम जो है 35% है, तो पूरा पेड़ कितना है 960, उसका 35% पेड़ आम को दर्शाएगा। तो जरा सवाल करिएगा सर यहाँ पे 259 नंबर का सवाल। तो टोटल यहाँ पे पेड़ है 960, 960 का 35% मैंगो के पेड़ को दर्शाएगा। तो जैसा गौर करिएगा 960 का मतलब गुना 35% बटे 100, ये जीरो कटेगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटिएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 7 से गुना करिए, 7 8 56, 7 चौके 28, 28 5 कितना होता है 33, यानी 336 पेड़ उसमें आम का हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाए। अगला सवाल सुनिएगा 260 नंबर का है, बोला खेत में चीकू और आम के पेड़ का जामुन संतरा और केले के पेड़ से कितना अनुपात होगा। गौर फरमाइएगा सर, जरा सा आप ग्राफ को देखिएगा। यहां पर 260 में पूछा है चीकू, सी से चीकू प्लस आम का अनुपात पूछा है। यहां पे हम लोगों को जामुन, जैसे जामुन और संतरे, एस से संतरा और के से केला, ये दोनों का, ये तीनों से रेशियो पूछा है। तो ग्राफ को देखिएगा, यहां पर देखिए सर, चीकू वहां पे 20% है प्लस मैंगो वहां पे 35% है, ये दोनों का योग, ये तीनों के योग से अनुपात पूछा। तो जामुन देखिए वहां पर 10% है आपका, ये संतरा जो वहां 20% है और केला जो है आपका 15% है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 55 आएगा और ये दोनों को जोड़िएगा तो 30 और 15 45 होता है। दोनों का रेशियो पूछा तो 5 से कटेगा, ये 11 मरतबे 5 रमा 45, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल सुनिए, दिया है sin थीटा बराबर 2/3 दिया है, बोला sec थीटा और प्लस cot थीटा का वैल्यू बताइए। गौर करिए जरा सा, sin थीटा बराबर हम लोगों को दिया है 2/3 दिया है, और जानते ना इसका फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा का, लंब बटे कर्ण होता है, यानी ये लंब है और ये क्या है आप लोग का कर्ण है। हम लोगों को आधार निकालना है, यहां से आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा रूट अंडर 5। अब हम लोगों से देखिए सवाल क्या पूछा है, बोला बताइए ये सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले तो हम लोग सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं आप लोग? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण हम लोगों को कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 3 दिया है, आधार कितना दिया है रूट अंडर 5 दिया है। नीचे में रूट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप ऐसा करिए कि रूट 5 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, रूट 5 से नीचे भी गुना कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा रूट 3 रूट 5 और नीचे में हो जाएगा रूट 5 गुना रूट 5, तो हो जाएगा 5। ठीक है सर, ये सेक थीटा का वैल्यू निकल गया हम लोगों का। अब आगे पूछा है बताइए ये कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो आइए कॉट थीटा का भी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, आधार हम लोगों को कितना दिया है रूट 5 दिया है, और देखिए आधार बट्टा लंब होता है, लंब कितना दिया है 2 दिया है, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 5/2। ठीक है, आगे अगला सवाल सुनिएगा। अगला सवाल है 262 नंबर का, बोला है 9 5 8 9 9 7 8 9 8 की माध्यिका बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। सर इसके लिए हमने एक पर्सनली टॉपिक बना दिया हुआ है, आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आइए एक बार फिर से बातचीत करते हैं इस पे। तो 262 नंबर का सवाल देखिएगा। 262 नंबर सवाल में हम लोगों को दिया है 9 5 8 9 9 7 8 9 8 माध्यिका ज्ञात करना है। हमने आप लोगों को कई बार बताया है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए डाटाओं को या तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे या तो घटते क्रम में सजाएंगे। कोई भी तरीका आप दोनों में से कोई क्रम में सजा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो जरा सवाल करिए, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं हम लोग इसको। तो सजाइएगा तो हो जाएगा 5 7, देखिए 8 3 बार आया है तो हमने 8 3 बार लिखा है, देखिए 9 4 बार आया है तो 9 को हम लोग 4 बार लिखे हैं। माध्यिका ज्ञात करना, नाम से ये स्पष्ट है, माध्यिका, माध्यिका मतलब मध्य वाला, जो बीच में पकड़ाया वही माध्यिका कहलाएगा। तो बीच में कौन पकड़ाएगा, 9 टर्म है तो 4 को इधर से छोड़ दीजिए, 4 को इधर से छोड़ दीजिए, बीच में आपका पकड़ाया 8, तो माध्यिका हो जाएगा 8 आंसर। आगे देखिए हम लोगों से क्या पूछा है, सॉरी ये 9 होगा यहाँ पर। ठीक है सर, आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा है हम लोगों से, बोला है बहुलक बताइए। बहुलक, बहुलक ये भी नाम से स्पष्ट है, जो बहुत बार आएगा बहुलक कहलाएगा, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है बहुलक कहलाएगा। आप देखिए 7 एक बार, 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, 8 3 बार, 9 कितना बार आया 4 बार, तो सबसे अधिक बार कौन आया 9, तो बहुलक कितना हो जाएगा इसका, बहुलक हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा।
तो आगे देखिए हम लोगों से माध्य पूछा है। माध्य जिस प्रकार से औसत निकालते हैं उसी प्रकार से माध्य निकलेगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला है सभी डाटाओं का योग बट्टे नंबर ऑफ डाटा। तो चलिए माध्य भी निकालते हैं हम लोग। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी डाटा का योग। तो हो जाएगा 5 + 7 + 8 + 8 + 8 प्लस हो जाएगा 9 + 9 प्लस हो जाएगा 9 + 9, है ना सर। ऊपर में देखिए 9 डाटा है तो 9 से भागा देंगे हम लोग, ऊपर वाले को जोड़िएगा तो आ जाएगा 72/9, यानी आंसर हो जाएगा हम लोगों का 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम लोगों से रेंज पूछता तो क्या करते हैं, रेंज मतलब क्या, जो सबसे बड़ी संख्या है और इसमें जो सबसे छोटी संख्या है दोनों का अंतर कर देते तो रेंज निकल जाता। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाएगा। 263 नंबर का बोला है कर्मचारी की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। बोला है यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिले तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए 3 प्रकार का कर्मचारी है, तीनों के वेतनों का रेशियो दिया है। अगर बोला तीनों का वेतन 5%, 10% और 15% बढ़ाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ये बात तो सर आप लोग जानते होइएगा कि ना कोई भी चीज दुनिया में पहले से 100% होता है। अब 5% बढ़ाइएगा तब अपने आपका 105% हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो जरा सा गौर करिएगा। पहले वाले वेतन का अनुपात हम लोग लिख लेते हैं 263 नंबर में। पहले तीनों प्रकार के कर्मचारी के वेतन का अनुपात दिया था हम लोगों को 1:2:3 दिया था। अब देखिए ना नया में पूछा है इसका वेतन 5% बढ़ा है सर। तो ये पहले से जो भी वेतन इसका एक था, पहला कर्मचारी का एक वेतन था तो वो अपने आप में 100% है। 5% बढ़ेगा तो इसका नया वेतन हो जाएगा 1 का 105%। ठीक है। अब देखिए इसका वेतन 10% बढ़ा तो ये भी अपने आप में पहले से 100% है। 10% बढ़ेगा तो अपने इस वेतन का 110% तब इसको मिलेगा। देखिए इसका वेतन 3 है और इसका वेतन 15% बढ़ेगा तो 100% तो पहले से 15% बढ़ जाएगा तो नया वेतन कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेतन का 115% हो जाएगा। देखिए परसेंट कटेगा सब में, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और ये 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, गुना करिएगा तो 21 अनुपात 22 दूना 44 अनुपात हो जाएगा 23 तिया 69। तो नया वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा, 21 अनुपात 44 अनुपात 69 आंसर। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगले सवाल सुनिएगा 264 नंबर का। बोला कार बी की गति ए की गति की आधी है। बोला यदि कार ए 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बी की गति कितना होगा। गौर फरमाइएगा सर। बोला बी की गति ए की गति की आधी है। तो यहां पर 264 नंबर सवाल में बोला बी की गति ए की गति की आधी है, यानी इसका गति 2 है तो इसका गति कितना है, स्पीड का रेशियो बोला इससे आधा है तो इसका 2 तो इसका कितना 1। आगे देखिए ए का हम लोगों को डाटा दिया है। बोला ए जो है 120 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है। ए भैया 120 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटा में तय की है तो चाल निकल जाएगा उसका। तो इसका चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। 120 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटे में तय करता है तो इससे भागा दीजिएगा 3 चौके 120, 4 2 पलट के ऊपर जाएगा, यानी ए का चाल 80 किलोमीटर प्रति आवर है ना सर। ए का चाल अनुपात में 2 है लेकिन संख्या में कितना 80 किलोमीटर। तो अनुपात 2 का वैल्यू हो जाएगा 80, अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। बी का तो चाल अनुपात 1 ही था, संख्या में कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 40, यानी 1 का चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 265 नंबर का। बोला बिंदु 4-2 किस चतुर्थांश क्वाड्रेंट में स्थित है। थोड़ा सा ग्राफ को समझिएगा सर। यहाँ पे 265 नंबर में बोला है, ये देखिए आप, ये तो क्वाड्रेंट सिस्टम जानते होइएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे सारा पॉजिटिव टर्म लिखा था है 1 2 3 और यहाँ पे 4। देखिए ये इसमें सारा प्लस वाला टर्म लिखा था है 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस वाला टर्म लिखा था है तो -1 -2 -3 और ये हो जाएगा -4 और देखिए यहाँ भी माइनस वाला टर्म लिखा था -1 -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा।
तो इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी प्लस होता है, वाई एक्सिस भी प्लस होता है, और इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, प्लस होता है। यानी प्लस माइनस में अगर कोई संख्या दिखे तो सेकेंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये जैसा देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी माइनस होता है, वाई एक्सिस भी माइनस में होता है, यानी कह सकते हैं दोनों माइनस और माइनस होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस प्लस होता है, वाई एक्सिस माइनस होता है, यानी यहां पे हो जाएगा प्लस और माइनस, है ना सर। देखिए तो हम लोगों को क्या बोला था, 4 और -2, यानी 4 पॉजिटिव है, -2 जो है माइनस में है, पॉजिटिव माइनस है। तो देखिए पॉजिटिव और माइनस किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल सुनिएगा 266 नंबर का, बोला x + 2y = 27, x - 2y = -1y का वैल्यू ज्ञात करिए। गौर करिएगा सर जरा सा, यहाँ पे 266 नंबर सवाल में बोला है x + 2y बराबर दिया है हम लोगों को 27 और x - 2y बराबर दिया है हम लोगों को -1। बोला बताइए y का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा 26, क्योंकि 27 में से जाएगा 26, x बराबर कितना हो जाएगा 13। x का वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, मान लीजिए सर समीकरण फर्स्ट में ही रखते हैं तो 13 रखिएगा तो इधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 14 और 2 से भागा होगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। अगले सवाल सुनिएगा 267 नंबर का, बोला एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर है, मैदान के बीच में लंबाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है, तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। गौर फरमाइएगा सर, थोड़ा फिगर के माध्यम से समझिए। यहां देखिए 267 नंबर सवाल में बोला कि एक आयताकार मैदान है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक आयताकार मैदान बना लिया। अब इसका बोला लंबाई 125 मीटर है, तो हमने लंबाई इसका रख दिया 125 मीटर, और बोला चौड़ाई 75 मीटर है, तो हमने इसकी चौड़ाई को मान लिया 75 मीटर। अब बोला कि 3 मीटर चौड़ा पट्टी, पट्टी मतलब रास्ता, ये लंबाई के समानांतर बनाएगा, तो लंबाई के समानांतर बीच में सर बनाइएगा 3 मीटर चौड़ा, तो यहां से मान लीजिए 3 मीटर है, यहां से लेके यहां तक एक रास्ता बनाएगा इस प्रकार से, तो ये 3 मीटर चौड़ा है। तो हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए तो क्वेश्चन पूछा है पैदल पट्टी के बिना, यानी ये पट्टी को बिना मतलब इसको छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर हम लोग पूरे आयत के क्षेत्रफल में ये पट्टी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो जरा सा गौर करिएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं ना आप लोग, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 125 गुना जो 75 करेंगे ना तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी 125 गुना 75 तो पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। उसमें माइनस करना पड़ेगा ये पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी भी सर आपको आयताकार ही दिख रहा होगा, ये लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है, तो लंबाई इसका कितना होगा, जितना ये पूरे मैदान का लंबाई हो उतना लंबाई इसका भी होगा, क्योंकि उसी के समानांतर खींचा है, तो ये भी तो आपका 125 ही होगा ना। 125 गुना 3 करेंगे तो ये पूरे पट्टी का क्षेत्रफल निकलेगा, तो माइनस हो जाएगा आपका 125 गुना 3 हो जाएगा, है ना सर। तो दोनों को अब अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। जब इसको सॉल्व करके माइनस करिएगा तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9000 मीटर स्क्वायर। आंसर समझ में आ रहा है ना। पूरे आयत के क्षेत्रफल में पट्टी का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिएगा तो पट्टी को छोड़कर जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। 68 नंबर का सवाल है, सवाल सुनिएगा। सवाल बोला है कि आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के 2 टुकड़े 330 रुपये तथा 270 रुपया में खरीदे और भुगतान काउंटर पे 1000 रुपया दिए, तो आपको कितने नगद रुपया वापस मिलेंगे। थोड़ा सा सर सवाल को सही कर लीजिएगा। यहाँ 330 रुपये तथा 270 रुपया प्रति दर से खरीदे, दर लगा दीजिएगा वहां पे। यहाँ पे सर दर नहीं बोला है, दर लगा दीजिएगा वहां पे। अब देखिए दर मतलब क्या होता है, पहला तो 101.2 मीटर खरीदा, 1.2 मीटर मतलब कितना होता है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है सर।
और देखिए दूसरा कपड़ा कोई और कपड़ा खरीदा जो 1.3 मीटर खरीदा। 1.3 मीटर को हम लोग बोल सकते हैं 130 सेंटीमीटर, है ना। 130 सेंटीमीटर एक दूसरा कपड़ा खरीदा। इसको किस दर से खरीदा है पहला कपड़ा को? यहाँ पे बोला है क्वेश्चन 330 रुपया प्रति, 330 के दर से, 330 के दर से मतलब इतना रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर से इतना में खरीदा है। दर मतलब ये होता है। और दूसरा कपड़ा कितने दर से खरीदा है? देखिए तो आप 270 रुपया प्रति मीटर। दर मतलब होता है प्रति मीटर। प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का मूल्य 330 है तो 120 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। 1 मीटर मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर ना। 100 सेंटीमीटर 330 पे खरीदा है भैया। 100 सेंटीमीटर कपड़ा का मूल्य 330 है। 1 सेंटीमीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा? 330 बटा 100। अब 120 सेंटीमीटर खरीदा, 120 सेंटीमीटर का मूल्य हो जाएगा 330 बटा 100, अब गुना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 12 तिया 36, अब 12 तिया 36 और 3 39, 396 रुपया का कपड़ा खरीदा है ये वाला। और ये कितने रुपया का खरीदा जरा गौर करिएगा, 270 रुपया प्रति मीटर। 270 रुपया प्रति मीटर मतलब 1 मीटर खरीदा है 270 में। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर 270 में खरीदा तो 200, सॉरी देखिएगा जरा से यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का मूल्य 270 है। 1 सेंटीमीटर का मूल्य हो जाएगा 270 बटे 100। यहाँ से 130 सेंटीमीटर खरीदा तो हो जाएगा 270 बटे 100 और गुना हो जाएगा तो 130। इसको हल करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 13 सत्ते 91 और 13 दूना 26 और 26 से 9 कितना होता है? 26 से 9 कितना होता है? 35। यानी 351 रुपया का कपड़ा यहाँ से खरीदा और यहाँ से 396 रुपया का कपड़ा खरीदा तो टोटल दाम कितना हो गया? टोटल मूल्य हो गया होगा ये 396 प्लस हो जाएगा 351, जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 9 5 14, ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7, 747 रुपया का टोटल कपड़ा खरीदा और उसको दिया 1000 का नोट। बोला कितना रिटर्न करेगा? तो जरा सा गौर करिएगा। वही बोला हम लोगों से कितना वापस करेगा, तो वापस धन बराबर हो जाएगा, वापस करेगा कितना? 1000 रुपया सर ग्राहक दिया दुकानदार को, 747 का कपड़ा खरीदा था तो 747 को आप माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 253 रुपया उसको वापस करेगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगले सवाल सुनिएगा, 269 नंबर का सवाल सुनिए। 269 नंबर सर सवाल गलत है क्योंकि ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का है और ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन पाई चार्ट का फिगर दिया ही नहीं है। तो 269 नंबर तो आपका गलत है। आ जाते हैं 270 नंबर के सवाल पे। सवाल देखिए, सवाल दिया है सर, सुनिएगा साथ ही। बोला x पे पावर 4 भागा दिया है x पे पावर 4, सो x पे पावर 5 भागा x पे पावर 4 और पावर 3 दिया है। भागा में देखिए हम लोगों को x दिया है और बोला इसको सरल कीजिए। तो आइए सरल करते हैं इसको। जब ये पोस्ट हटाइएगा ना तो ये पावर दोनों के पावरों से गुना होगा। यहाँ हो जाएगा x पे पावर 15 भागा ये पावर इसके साथ गुना होगा तो x के पावर 12 हो जाएगा। अब भागा है x को रहने दीजिए। अब भागा को गुना में कन्वर्ट करिएगा तो ये दोनों पलट जाएगा, याद रखिएगा इसको। x पे पावर 15 अब गुना, भागा को गुना कन्वर्ट करें पलटेगा 1 बटे x पे पावर 12 हो जाएगा। भागा को गुना कन्वर्ट करिएगा पलटेगा 1 बटे x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 12 एक 13x हो गया, 13x कटेगा यहाँ से तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली जो हम लोगों का आंसर होगा वो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा 271 नंबर का। बोला एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 45 रुपया में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी है? गौर करिएगा जरा सा सर। 12.5% लाभ पर बेचा है। लाभ कितने का हुआ है सर? यहाँ पे 12.5% का हुआ है और बोला कितना में बिका है वस्तु? विक्रय मूल्य दिया हम लोगों को 4500 रुपया। बोला है कि बताइए उसको कितने रुपया का लाभ हुआ, कितना रुपया का लाभ हुआ ऐसा पूछा है। आप जरा सा गौर करिएगा। यहाँ सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो जरा सा गौर करिएगा, या तो डायरेक्ट लाभ भी निकाल सकते हैं। जब आप 12.5% का लाभ कमाए और इधर आपको विक्रय मूल्य दिया है तो ये तो रुपया के रूप में विक्रय मूल्य है।
आप ये प्रयास करिए कि कितने परसेंट में बिका होगा आपका। लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है और क्रय मूल्य अपने आप में 100%, साढ़े 12% का आपने लाभ कमाया है, मतलब कितना में बेचा होगा, तो जितना में क्रय मूल्य 100% साढ़े 12% लाभ पर बेचे, यानी साढ़े 12% अधिक पे बेचे होइएगा, यानी 112% पर बेचे होइएगा आप, यानी 112% पर बेचे। लेकिन रुपया के रूप में विक्रय मूल्य कितना है, 4500 रुपया। 1% का वैल्यू, इतने परसेंट का वैल्यू 4500 है, 1% का वैल्यू हो जाएगा 4500 बटे 100 साढ़े 12.5 है ना सर। अब 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, लेकिन हमको क्रय मूल्य निकालना नहीं है, हमको बस बोला कि कितने रुपया का लाभ हुआ, तो परसेंट में तो लाभ हुआ था सर 12.5% का, तो ये 12.5% का संख्यात्मक वैल्यू पूछा, तो 1% का संख्यात्मक वैल्यू इतना रुपया और 12.5% का संख्यात्मक वैल्यू कितना, तो 12.5 से आपने इधर गुना किया तो इधर भी गुना करिए, तो हो जाएगा 4500 बटे 100 साढ़े 12 गुना हो जाएगा साढ़े 12 है ना सर। एक अंकों के बाद पॉइंट, एक अंकों के बाद पॉइंट उड़ेगा, ये देखिए 4 मरतबे कटेगा, तो इसको 125 को 4 से गुना करिएगा तो 500 रुपया आएगा। पता चल गया, अगर आपको 12.5% का लाभ हुआ है तो उसका संख्या में वैल्यू होता है 500 रुपया, यानी आपको रुपया में 500 रुपया का लाभ हुआ है। ठीक है, अगले सवाल सुनिएगा। अगला सवाल है आपका, बोला एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी, 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपया तथा 75 रुपया प्रति किलो के दर से खरीदे। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% का लाभ और गेहूं पे 20% का लाभ कमाया। कुल बिक्री मूल्य कितना होगा, जरा सा गौर करिएगा सर। यहाँ पे देखिए, ये 272 नंबर के सवाल में बोला है कि 15 किलो चीनी खरीदा है। चीनी कितना खरीदा है सर, यहाँ से 15 केजी खरीदा है। कितना, 15 केजी। और आगे देखिए, बोला है चीनी के बाद गेहूं खरीदा 20 किलो, गेहूं कितना खरीदा है, ये 20 केजी खरीदा। अब आगे बोला है चीनी 50 रुपया प्रति केजी। ए भैया, 50 रुपया प्रति केजी मतलब 1 केजी चीनी 50 टका में खरीदा, 15 केजी ना खरीदा था, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 15 केजी, 1 केजी का मूल्य 50, तो 15 केजी कितना में खरीदा होगा, 15 गुना 50 यानी हो जाएगा आपका 750 रुपया का चीनी खरीदा है ना। अब देखिए गेहूं, बोला गेहूं कितने की दर से, 75 रुपया प्रति केजी, तो यहाँ पे 20 केजी गेहूं खरीदा, 75 रुपया प्रति केजी, 1 केजी गेहूं 75 में, अब 20 केजी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, गेहूं का क्रय मूल्य हो जाएगा 20 गुना 75 यानी हो जाएगा 15, 75 दूनी 150, 1500 रुपया है ना। अब बोला टोटल विक्रय मूल्य बताइए, जबकि इसको चीनी बेचते समय 10% लाभ हुआ और गेहूं बेचते समय इसको 20% का लाभ हुआ, और लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य पर होता है। जरा सा गौर करिएगा सर, ये क्रय मूल्य चीनी का टोटल क्रय मूल्य 750 रुपया, ठीक है, इसको 10% लाभ पर बेचा, तो क्रय मूल्य तो पहले से ना 100% होता है, 10% लाभ पर बेचा मतलब 100 से 10 अधिक में बेचा होगा, यानी क्रय मूल्य पहले से 100% है, 10% लाभ पर, यानी क्रय मूल्य का 110% पर बिका है ना। ये हो गया चीनी का टोटल विक्रय मूल्य। अब देखिए गेहूं का क्रय मूल्य था 1500 और ये भी क्रय मूल्य अपने आप में 100%, ये 20% लाभ पर बिका, क्रय मूल्य 100%, 20% लाभ हुआ, नहीं क्रय मूल्य के 120% पर बिका होगा, क्रय मूल्य का 120% पर बिका होगा है ना सर। यहाँ देखिए प्रतिशत उड़ा देते हैं हम लोग तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ प्रतिशत उड़ा देंगे हम लोग तो नीचे आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा सर, यहाँ से आप 0 0 कट जाएगा, 11 25 55, 11 7 77, 77 5 होता है आपका 82 प्लस इसका जब यहाँ से विक्रय मूल्य निकालिएगा तो 12 15 180 1800 हो जाएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 2 8 16, यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए कोई गलती हुआ, यहाँ पे 11 25 55 ये सही है आपका, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, ये देखिए जरा सर, सही है सर, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये 00 00 कटेगा, ये 1800 हो जाएगा, और यहाँ से काटिएगा तो 11 25 55 हो जाएगा, और 11 7 77 77 5 कितना होता है 82, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 2 8 8 16, यहाँ हो जाएगा आपका 26, यानी 2625 रुपया में टोटल वस्तु आपका बिका। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा 273 नंबर का,
सवाल सुनिए। सवाल है कि एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। बोला है टैंक में रिसाव होने के कारण रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। टैंक भरने में कितना समय लगेगा, जरा सा गौर करिएगा सर। ये एलसीएम मेथड से बनाते हैं। एक पहला है नल जो कि भरने वाला है, ये क्या है, भरने वाला है। ये अगर अकेला खुला हुआ रहेगा तो 30 मिनट में पूरा टंकी को भर देगा। एक दूसरा नल है जो आपका खाली करने वाला है। ये नल नहीं मतलब छिद्र है, अगर अकेला खुला हुआ रहेगा नहीं तो पूरा भरल का टंकी को 90 मिनट में खालियों कर देगा। ये 90 मिनट में खाली कर देगा। बोला यदि दोनों खुला हुआ है तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, गौर करिएगा सर जरा सा। एलसीएम मेथड से एलसीएम कितना होता है दोनों का, 90। ये 90 हमेशा टोटल काम को दर्शाता है, टोटल वर्क को दर्शाता है। ये बोला ना पहला कि पूरा काम को हम 30 मिनट में कर देंगे, यानी 90 यूनिट काम को 30 मिनट में करने का दावा करता है। 90 काम 30 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा, 3 काम कर देता होगा। ये बोला कि पूरा काम हम 90 मिनट में खराब कर सकते हैं, यानी पूरा पानी हम बहा सकते हैं 90 मिनट में, बाहर फेंक सकते हैं, यानी 90 यूनिट काम 90 मिनट में करता है। 90 यूनिट काम 90 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना काम करता होगा, 1 के गुना, यानी 1 मिनट में 1 यूनिट काम करता होगा। अब दोनों खुला हुआ रहेगा सर, दोनों खुला हुआ रहेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ये 3 भर देगा 1 मिनट में, और उसी 1 मिनट में 1 खालियों कर देगा, तो भरेगा कितना, 3 भरेगा, 1 खाली कर दिया तो 2 ना भरेगा, यानी दोनों मिल जाएगा तो 1 मिनट में 2 यूनिट पार्ट भरेगा। 1 मिनट में 2 यूनिट काम पूरा होगा। हम बोलेंगे 4 काम कितने मिनट में होगा, तो आप समझ रहे 1 मिनट में 2 यूनिट, तो 4 काम होने में 2 मिनट, 90 काम होने में तब कितना लगेगा, 90/2, यानी टोटल समय कितना लगेगा, तब टोटल टाइम बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर 45 मिनट, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगले सवाल का सवाल सुनिएगा 274 का। बोला x बराबर 4 x³ इंटू एक्स के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान ज्ञात करिए। बस x का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा सर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 274 नंबर का सवाल में है x बराबर हम लोगों को 4 दिया है और पूछा है बताइए x³ इंटू x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसका मान पूछा है, तो x का वैल्यू रख देते 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब x की जगह 4 रखिएगा तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। यहाँ x की वैल्यू 4 रखिएगा, 4 की पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 64। x की जगह 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस x का वैल्यू रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 16 4 20, 64 में से 20 जाएगा तो कितना 44 बचेगा, तो 64 गुना 44, जब इसको गुना करिएगा तो आंसर हो जाएगा 2816, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक रखते हैं।